सुपरफास्ट 100 का और आपके साथ मैं हूं राजीव और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा का आज तीसरा दिन है। टोक्यो में पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे के बीच शिखर वार्ता होगी। शिखर वार्ता में रक्षा और सैनिक परमाणु आधारभूत संरचना विकास और रेयर अर्थ मटेरियल्स के मामले में भी सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है। शिखर वार्ता के दौरान स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन पर भी बात होगी। ये दोनों मुद्दे मोदी सरकार के एजेंडे में काफी अहम है। मोदी जापान से बुलेट ट्रेन पर बड़ा समझौता कर सकते हैं। जापान से शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच 2+2 नाम का एक सुरक्षा समझौता भी हो सकता है। इस समझौते के तहत सुरक्षा के मसले पर दोनों देश एक ढांचा तैयार करेंगे। इस ढांचे में विदेश और रक्षा मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। पीएम मोदी से मुलाकात के पहले जापानी प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि वो टोक्यो में मोदी से मुलाकात को लेकर बेहद उत्सुक हैं। जापानी प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन्हें बेहद खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्राचीन राजधानी क्योटो में सांस्कृतिक विरासत का लुत्फ उठाया। उधर आज भारत जापान व्यवसायी मंच की बैठक भी होगी, जिसमें भारत की ओर से अदानी ग्रुप के गौतम अदानी, भारतीय इंटरप्राइजेज के सुनील भारती मित्तल हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बैठक में स्टार समूह के शशि रुइया, विप्रो के अजीत प्रेमजी, आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर भी हिस्सा लेंगे। अपने जापानी दौरे के तीसरे दिन मोदी जापान के विदेश मंत्री फूमियो किशिदा से मिले। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री से मुलाकात से पहले मोदी टोक्यो के 136 साल पुराने एलिमेंट्री स्कूल पहुंचे। यहां मोदी ने जापानी शिक्षा के बारे में जानकारी ली। मोदी ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान के स्कूलों में जापानी भाषा पढ़ाने की बात भी कही। मोदी ने कहा कि इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। इससे पहले कल ही मोदी क्योटो की 21वीं सदी एशिया की होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान के स्कूलों में जापानी भाषा पढ़ाने की बात भी कही। मोदी ने कहा कि इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। इससे पहले कल ही मोदी क्योटो से जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। 2 दिन तक उन्होंने स्मार्ट सिटी क्योटो में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इससे पहले क्योटो में पीएम नरेंद्र मोदी से शहर के मेयर दायसुको काडोसावा मिले। इस मुलाकात में मेयर ने बताया कि क्योटो को कैसे क्लीन, ग्रीन और स्मार्ट सिटी बनाया गया। काशी को क्योटो की तरह विकसित करने का भी करार हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी क्योटो शहर को देखकर काफी खुश भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हम भी भारत में क्योटो जैसा ही हेरिटेज सिटी बनाना चाहते हैं। इस पुरातन सांस्कृतिक विरासत के नींव पर आधुनिक शहर का निर्माण हुआ है। भारत में हम भी हेरिटेज सिटी के निर्माण के लिए बहुत बड़ी योजना करने वाले हैं। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से चीन बौखला गया है। चीन के एक सरकारी अखबार ने जापान के पीएम शिंजो आबे पर चीन और भारत को बांटने के आरोप लगाए हैं। अखबार ने लिखा कि ब्रिक्स में चीन और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जबकि जापान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही फायरिंग पर भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ ने भारतीय सुरक्षा बलों से कहा कि सीजफायर उल्लंघन पर वो पाकिस्तानी सेना को मूल्य दिखाने की बजाय उससे मुंहतोड़ जवाब दें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में राज्य भर से 6000 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता जुटेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पिछले कुछ दिनों से केरल के दौरे पर ही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 दिवसीय दौरे पर आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जा रही हैं। सोनिया गांधी फुर्सतगंज एयरपोर्ट से हरचंदपुर जाएंगी, जहां वो नए बनी सड़कों का उद्घाटन करेंगी। साथ ही भूमऊ गेस्ट हाउस में वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगी। दिल्ली में आशियाने की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2014 का आज ऐलान होगा। नई स्कीम के मुताबिक करीब 25,000 फ्लैट होंगे। बताया जा रहा है कि इसी साल के अंत तक इन फ्लैट्स का पोजेशन भी दे दिया जाएगा। हालांकि निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस आज से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेगी। महाराष्ट्र के मंत्री नारायण राणे ने कहा कि हुतात्मा चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज से नीदरलैंड्स की यात्रा पर जा रहे हैं। अखिलेश यादव नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान यूपी के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। वो नीदरलैंड्स एग्रो फूड एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज से 2 दिन के जम्मू दौरे पर रहेंगे। जम्मू पहुंचने के बाद राष्ट्रपति सीधे जम्मू विश्वविद्यालय जाएंगे, जहां वो 14वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। फिर वो राजभवन जाकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे।
दूसरे दिन राष्ट्रपति माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। यहीं पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी श्रीधर एलिवेटर का भी उद्घाटन करेंगे। इस एलिवेटर की मदद से माता के दर्शन के लिए जाते वक्त लोगों को चढ़ाई के आखिरी दौर में सहूलियत मिलेगी। यूपी में बिजली कटौती और चौपट कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी सांसद लखनऊ के हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठेंगे। इसके बाद बीजेपी सांसद शाम 4 बजे राज्यपाल राम नाईक से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बीती रात तेज रफ्तार कार की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। फ्लाईओवर के पास स्कूटी सवार पिता पुत्र को पीछे से आ रही फोर्ड कार ने जोरदार टक्कर मारी। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी रफ्तार कितनी तेज रही होगी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को खबर दी। घायल लड़के को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर कार के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरी दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। चंद लोग दुर्गापुरी रामनगर इलाकों में 12 घंटों की बिजली गुजर होने की वजह से लोगों ने रात को धरना देना शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि घंटों बिजली गुल रहती है। बिजली विभाग में फोन करने पर सही जवाब नहीं दिया जाता या फिर फोन नहीं उठाया जाता। लोगों का कहना है कि बिजली बिल बढ़कर आता है लेकिन बिजली नहीं आती। हंगामा कर रहे लोगों के साथ बीजेपी के स्थानीय विधायक भी धरने पर बैठे। दिल्ली के स्वरूपनगर में देर रात एक बेटे ने मामूली झगड़े के बाद अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या की सनसनीखेज वारदात ने सबको चौंका दिया। वारदात को अंजाम देकर बेटा फरार हो गया। बताया जा रहा है कि स्वरूपनगर इलाके में रहने वाले 49 साल के गोपाल ने 19 साल के बेटे विजेंदर से घर का खर्च चलाने को कहा था। इसी पर विजेंदर भड़क गया और धारदार हथियार से पिता के सीने पर वार कर दिया। बीच बचाव करने पहुंची अपनी मां पर भी उसने हमला किया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी बेटा फरार हो गया। नोएडा के सरफाबाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में एक राहगीर की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों सचिन और सुंदर के बीच बहस शुरू हुई। मामले ने तूल पकड़ा और दूर से फायरिंग शुरू हो गई। वारदात के काफी देर बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मथुरा के गोवर्धन इलाके में 2 पक्षों के बीच हुए जमीन विवाद को लेकर गोलियां चल गईं। इस घटना में एक शख्स जख्मी हो गया। वारदात की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में लापता लड़की के दूसरे समुदाय के लड़के के साथ मिलने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। लड़की नेपाल में मिली है। उसके घर वालों को जैसे ही ये खबर मिली वो सिविल लाइन थाने पहुंच गए और लड़की को सौंप देने की मांग करने लगे। इस पूरे मामले में पुलिस लड़की का कोर्ट में बयान कराने की बात कह रही थी। इसी बात को लेकर घर वाले हंगामा करते हुए थाने के अंदर घुस गए। लड़की ने बताया कि उस आरोपी उसे बहला फुसला कर नेपाल ले गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आने पर लोगों ने आरोपी के घर तोड़फोड़ की। मामला एकता नगर का है। आरोपी के जितेंद्र माली नाम के शख्स ने पीड़ित को 8 दिनों तक अलग अलग शहरों में रखा और रेप किया। उज्जैन के एकता नगर से लापता हुई लड़की 8 दिन बाद बस स्टैंड पर मिली। घर वालों को लड़की ने मामले की जानकारी दी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। हंगामे और तोड़फोड़ के बाद लड़की घर वाले थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। अल्पसंख्यकों को दंगा से जोड़कर दिए गए बयान के बाद बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ पर चौतरफा हमला हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहसिन खान ने कहा कि आदित्यनाथ की बातों में सच्चाई नहीं। अगर ऐसा होता तो उनके मंदिर का इलाका अल्पसंख्यक बहुल है, वहां भी दंगा होता रहता। योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी महासचिव नरेश अग्रवाल ने निशाना साधा। नरेश अग्रवाल ने कहा कि जहां बीजेपी सत्ता में नहीं होती वो वहां दंगे करवाती है। ये ओछी मानसिकता का प्रतीक है। तो योगी आदित्यनाथ जी ये कहां से फार्मूला ढूंढ के लाए हैं, क्योंकि दंगा भारतीय जनता पार्टी करा रही है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में वहां दंगे हो रहे हैं और जिन राज्यों में है वहां दंगे नहीं हो रहे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के बयान का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध किया है। मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि योगी का बयान नफरत फैलाने का काम कर रहा है। योगी जी की जो ज़हनियत है ना वो फिरका परस्ती की है और वो दंगे खुद करने वालों को जानते हैं कि दंगे कौन करते हैं। कांग्रेस ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि योगी जैसे लोग समाज में नफरत फैला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान का बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने समर्थन किया है। स्वामी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने सच कहा है और जो कहा वो कोई नई बात नहीं है। बवाल मचने के बाद भी योगी आदित्यनाथ अपने बयान पर कायम है। आदित्यनाथ ने दावा किया कि स्टडी करने के बाद ही उन्होंने आंकड़े पेश किए। प्रदेश दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दंगे वहीं होते हैं जहां मुस्लिम आबादी 10% से ज्यादा होती है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि जहां
40% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है, वहां गैर मुस्लिमों का नरसंहार होता है और हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। 10 से 20% की आबादी जहां मुस्लिम की है पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, वहां सांप्रदायिक झड़पें बहुत ज्यादा हैं। 20 से 35-40% तक मुस्लिम आबादी जहां पर है, वहां भीषण सांप्रदायिक दंगे हैं। अम्बाला में जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद थे। इस मौके पर विनोद शर्मा ने अपने भाषण में घोषणा पत्र की बड़ी बातों का जिक्र किया। सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला आईएमटी का होगा और साथ में ये भी घोषणा है कि 50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा दिया जाएगा अगर आईएमटी लगेगी। अंबाला के हुड्डा ग्राउंड में आयोजित उद्घोष रैली को संबोधित करते हुए विनोद शर्मा ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की वजह से पिछले 45 सालों से हरियाणा का विकास नहीं हुआ। हमारे इलाके में 45 वर्षों में विकास नहीं हुआ है। सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री कोई भी बने, उसके मन में ये रहा कि ये क्षेत्र जो है इसमें विकास करने की जरूरत नहीं। विनोद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नंबर 1 हरियाणा कैंपेन को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि कैंपेन में जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक हरियाणा नंबर 1 की कैंपेन चली है, फालतू की कैंपेन है जिसके कोई मायने नहीं है। सैकड़ों करोड़ रुपए इस पे लग रहा है, उस रुपए में आपके भी जेब से सैकड़ों या हजारों रुपए गए हैं। आपका पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने एक बार फिर से हरियाणा एसएससी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। विनोद शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। जनचेतना पार्टी की रैली में पहुंचे हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने माना कि हरियाणा में दोनों दलों के गठबंधन को जबरदस्त लोकप्रियता मिल रही है। दोनों दल हरियाणा विधानसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अंबाला के हुड्डा ग्राउंड में आयोजित उद्घोष रैली में भारी जनसैलाब उमड़ा। हरियाणा में होने वाले विधानसभा से ठीक पहले जनचेतना पार्टी की तरफ से रैली का आयोजन किया गया। रैली में पार्टी अध्यक्ष विनोद शर्मा ने लोगों के सामने हरियाणा के अहम मुद्दे उठाए। पटना में भीषण सड़क हादसे में 6 बच्चों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़क पर उतरकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने NS30 पर टायर जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया। हादसे को लेकर सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी, लोगों को दौड़ाकर पीटा। हंगामा कर रहे लोगों ने हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को मुआवजा और ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल पटना के अगमकुआ इलाके में लोहा लदे बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे 6 बच्चों को रौंद दिया था। 5 बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि 6 मासूम बच्चों को रौंदने वाला ड्राइवर नशे में धुत होकर ट्रक चला रहा था। मध्य प्रदेश के रतलाम में हादसे की अनोखी तस्वीर सामने आई है। घर की गैलरी ढह जाने के चलते एक महिला बालकनी से नीचे उल्टा लटक गई। महिला तीसरी मंजिल की बालकनी में खड़ी थी, तभी ऊपर की गैलरी भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद उसका पैर मलबे में दब गया और उल्टा लटक गई। असम के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी भरने से जानवरों की मुश्किलें बढ़ गई। काजीरंगा में पानी घुसने से बाकी जानवर भी मुश्किल में हैं। जानवर सुरक्षित ठिकानों की तरफ रुख कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा में छतवन तटबंध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। गांव में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। उत्तराखंड के खटीमा में पावर हाउस को पानी सप्लाई करने वाली नहर टूटने से बिजली उत्पादन ठप हो गया। कर्नाटक के नए राज्यपाल वजुभाई बाला आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मोदी के करीबी समझे जाने वाले वजुभाई बाला गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मृदुला सिन्हा ने गोवा के राज्यपाल के पद की शपथ ले ली। मृदुला गोवा की पहली महिला राज्यपाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब का दिल्ली में कार्यक्रम में विमोचन किया गया। पत्रकार सुदेश वर्मा की लिखी किताब मोदी द गेम चेंजर का विमोचन वित्त मंत्री अरुण जेटली और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। मोदी द गेम चेंजर किताब में पीएम नरेंद्र मोदी की जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं का जिक्र किया गया है।
शूटर तारा शाहदेव से लव जिहाद के आरोपी रंजीत कोहली और रकीबुल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रांची के लव जिहाद केस में आरोपी रंजीत कोहली और रकीबुल हसन के घर से पुलिस ने कई चीजें बरामद की हैं। पुलिस रिमांड के आखिरी दिन रंजीत और रकीबुल को रांची पुलिस उनके ब्लेयर अपार्टमेंट वाले फ्लैट को पर लेकर पहुंची थी। वहां पुलिस ने कोना कोना छान मारा। उधर पुलिस हिरासत में रंजीत और रकीबुल ने अपनी मां पर लगे आरोपों को झूठा करार दिया। निशानेबाज तारा शाहदेव से बीजेपी नेताओं ने रांची में मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवर दास की अगुवाई में नेताओं की टीम तारा से मिली और उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। एक और खिलाड़ी के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। यूपी के कानपुर में टेबल टेनिस की खिलाड़ी ने एक युवक पर जबरन निकाह करने और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। पीड़ित छात्रा के मुताबिक एक युवक ने धोखा देकर उससे शादी की और शादी के बाद जबरन धर्म बदलवाया। कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुना सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाले में कुमार मंगलम बिरला को क्लीन चिट दिए जाने के मामले पर भी सुनवाई होगी। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। सामने आया है मासूम बच्ची से दरिंदगी का मामला दिल्ली के बेगमपुर इलाके का है। लखनऊ के सरोजिनी नगर में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गुजरात के वलसाड़ में 3 लड़के नदी की तेज धार में बह गए। तीनों लड़कों के नाम सुलेमान, बंटी और रकीब हैं। ये सभी इंगरी फलिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पंजाब के पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स के जवान को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या में महंत विजय रामदास की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उनके चेले दुर्गेश तिवारी को गिरफ्तार किया। पुलिस को दिए बयान में दुर्गेश ने बताया कि एक मकान खरीदने के लिए 2.5 लाख का लेन देन हुआ था। उसी को लेकर महंत रामदास की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में कच्चा बनियान गिरोह के कई घरों में हमला कर लूटपाट मचाया। यूपी के शाहजहांपुर में खनन माफियाओं का खौफनाक चेहरा सामने आया। अवैध रेत खनन रोकने गए 2 सिपाहियों को कुचल दिया गया। शाहजहांपुर के भूपतपुर गांव में अवैध रेत खनन की सूचना मिलने पर 2 सिपाही वहां पहुंचे हुए थे। यूपी के बांदा में सरफराज आशिक ने छात्रा पर ब्लेड से हमला कर दिया। यूपी में गोंडा जिले के शास्त्री नगर इलाके में 3 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। तीनों बम 3 टिफिन में रखे हुए थे। बलिया में एक विधायक ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को उनके चैम्बर में बंधक बना लिया। विधायक उपेंद्र तिवारी ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को काफी बुरा भला भी कहा। दिल्ली में नेहा हर्बल्स के नए प्रोडक्ट नेहा कलर क्रीम को लॉन्च किया गया। इस मौके पर नेहा हर्बल्स के एमडी विकास अग्रवाल के साथ साथ सेल्स मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट अजय खन्ना भी मौजूद थे। भगवान गणेश पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के चलते फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हुई है।